दोस्तों स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल जीनियस मेकर पर। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज का हम लोग आज की इस वीडियो में बंटवारा करने के लिए सीखेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे बहुत सारे वीडियोज में कमेंट किए हैं कि सर त्रिभुजाकार प्लॉट का बंटवारा किस प्रकार किया जाता है। तो आप चिंता मत कीजिए, इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा जनरल तरीका बताऊंगा जिसके माध्यम से आप त्रिभुजाकार प्लॉट को आप आसानी से 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में, 5 भागों में, 6 भागों में बांट सकते, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो आज का टॉपिक है हमारे सामने त्रिभुजाकार प्लॉट का बंटवारा। और दोस्तों यहाँ पर ये जो त्रिभुजाकार प्लॉट देख रहे हैं जिसका नामकरण है ABC, ठीक है, त्रिभुज ABC, और इसे हमें 3 भागों में बांटना है, 3 हिस्सेदारों में बंटवारा करना है, वो भी बराबर रूप से। तो कैसे किया जाएगा? और जब आप इसका क्षेत्रफल निकालें तो वो आया, सपोज कीजिए 42 डिसमिल, 42 डिसमिल। ठीक है, अब क्षेत्रफल कैसे निकलेगा भाई? अगर ये प्लॉट है और ये त्रिभुजाकार है तो B से लेकर के C तक का लंबाई तो नापा जा सकता है, फिर यहां से ये वाला भी लंबाई नापा जा सकता है। तो आधार पता रहेगा, ऊंचाई पता रहेगा, मतलब कि लंब पता रहेगा, तो आपको पता है कि भाई राइट एंगल ट्रायंगल का यानी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो आधार भी पता है, ऊंचाई भी पता है, तो फिर रख दीजिएगा तो निकल जाएगा क्षेत्रफल। कोई बड़ी चीज है नहीं, ठीक है, इसलिए वो सब नहीं बता रहे, हमको बंटवारा करना मूल यहाँ पर काम है। ठीक है, चलिए, तो जब आप क्षेत्रफल निकालें फार्मूला में रख करके, ठीक है, तो वो आया 42 डिसमिल, और 1 डिसमिल का मान आपको पता है 1000 वर्ग कड़ी। अगर आपको फीट में अगर देखना है तो 435.6 स्क्वायर फीट होता है, आदि आदि। क्लियर? चलिए, ये 42 डिसमिल पूरा जमीन है और इसको 3 भागों में बांटना है। 3 भागों में बांटना है तो हर हिस्सेदार को कितना कितना हिस्सा होगा, यहाँ पर क्या करेंगे, जितना भी हिस्सेदार है उससे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। 3 हिस्सेदार है, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 1 और ये 2, 3 चौके कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो जो भागफल में आता है वही बंटवारा है हर हिस्सेदार का। ठीक है, तो यहाँ 14 आया है, मतलब कि यहाँ पर 14 डिसमिल जो है हर हिस्सेदार को होगा। अब यहां पर कैसे मामला को सुलझाया जाए? अब मान के चलिए बंटवारा करेंगे, अब मान के चलिए ये वाला फेसिंग देना है आपको, ठीक है, ये वाला फेसिंग देना है। अब यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा ताकि ये वाला जो जमीन है वो 14 डिसमिल हो जाए। कितना हम नापी करेंगे तो ये सबसे महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं कि आप एक बार मापी करके देखें फिर क्षेत्रफल निकालें तो पता चला कि नहीं 14 डिसमिल से कम है, 12 डिसमिल आया, फिर जब एक जरा सा आगे बढ़े तो फिर 16 डिसमिल आ गया। इस तरह से वेरीफाई करते रह जाएंगे। ये तो एकदम देहाती मेथड हुआ। ठीक है, जब आप एकदम कुछ नहीं जानते हैं और आपके पास समय है पूरा दिन भर तो फिर इस तरह से आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास मैथमेटिक्स का ज्ञान है तो भाई आप एकदम एग्जैक्टली यहां से लेकर के यहां तक का लंबाई क्या होगा ताकि इसका जो क्षेत्रफल है 14 डिसमिल हो जाए, ये निकाल सकते हैं। और वही तरीका मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। ठीक है, फिर यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा, फिर यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा, सारा चीज निकाल सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो यहां पर हम नामकरण भी कर लेते हैं। जैसे कि ये वाला पॉइंट को हम मान लेते हैं M, ये वाला पॉइंट हो गया आपका N, ये वाला पॉइंट हो गया O और ये वाला पॉइंट हो गया P। ओके, तो ये वाला पहला हिस्सेदार को मिलेगा। ठीक है, मान के चलिए एक हिस्सेदार को ये वाला मिला, ये दूसरा हिस्सेदार को मिला, ये तीसरा हिस्सेदार को मिला। ठीक है, आप देख सकते हैं पहला हिस्सेदार में जो है ये वाला जो फ्रंट है बहुत चौड़ा है, इसीलिए है क्योंकि भाई इधर संकरा तो भी है, मतलब इधर कम तो है, इसीलिए ये फ्रंट चौड़ा हो गया। इसका देख रहे हैं फ्रंट इसके कंपेरिजन में कम है क्योंकि भाई इधर जो है थोड़ा सा खुला है, ठीक है, ज़्यादा है, इसीलिए क्षेत्रफल बराबर करने के लिए इसको यहाँ पर ये कम हो गया। ठीक, इसके तुलना में यहाँ पर और कम है क्योंकि ये ज़्यादा लंबा भी है। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ें हैं यहाँ पर और ये चीज़ आपको समझना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब देखिए जितना भी जमीन रहता है उसको हम लोग मान लेते हैं 1। कितना मान लिए? 1 मान लिए। ठीक है, तो भाई इसको कितना हिस्सा मिलेगा? इसको मिलेगा 1/3। जितना भी जमीन है उसका 1/3वां हिस्सा मिलेगा, इसको भी 1/3वां हिस्सा मिलेगा, इसको भी 1/3वां हिस्सा मिलेगा। तभी ना आप जब जोड़िएगा 1/3 प्लस में 1/3 प्लस में 1/3, जोड़िए यहाँ पर एलसीएम निकालिएगा 3। ठीक है, फिर यहाँ 1 प्लस में 1 प्लस में 1 आएगा, फिर जोड़िएगा 3 और ये 3 डिवाइड तो कितना आ गया, कुल मिलाकर के 1। तो पूरा जमीन एक्चुअली हम मान लेते हैं 1 यानी 100%। ठीक है, 100% बोलिए, 1 बोलिए, बात बराबर है। जैसे आप यहाँ पर बोलिएगा कि 100% और 1 कैसे बराबर हो गया भाई? यहाँ पर 100 और ये परसेंट का मतलब होता है बटा में 100 यानी कि 100 और यहाँ बटा में 100, ये कट गया तो कुल मिलाकर के 1 ना आया, तो ये चीज़ है। ठीक है, तो 100% बोलिए, 1 बोलिए, बात बराबर है। हालांकि थोड़ा समझने में हम लोग अलग अलग थीम को यूज करते हैं। क्लियर? चलिए, तो ये सब बातें हैं।
अब दोस्तों यहां से लेकर के यहां तक यानी कि सी से लेकर के पी तक का जो लंबाई है वो क्या होगा, सीपी क्या होगा, पीएन क्या होगा और एनवी क्या होगा, ये हमको निकालना है। तो इसके लिए आपको एक कंसेप्ट को जानना होगा, तभी आप ये कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। कंसेप्ट को जान लीजिए, बाकी बात एक सिंपल सा फॉर्मूला हम लिखा देंगे, उसके माध्यम से भी आप आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए तो दोस्तों यहां पर सबसे पहले हम त्रिभुज बनाते हैं। जिस प्रकार का त्रिभुज वहां पर मौजूद है उसी टाइप का यहां पर एक त्रिभुज हम बना लेते हैं। ओके, कुछ इस प्रकार का है, ओहो जो भी है, ठीक है, थोड़ा मोड़ा टेढ़ा अगर बन जाए तो क्षमा कीजिएगा। यहाँ पर ए है, ठीक है, यहाँ पर बी है और यहाँ पर क्या है, सी है। ओके, जब बंटवारा कर रहे हैं तो कुछ इस प्रकार से हो रहा है, ये काल्पनिक लाइन हुआ और यहाँ पर ये दूसरा काल्पनिक, यहाँ पर क्या है, एम है, यहाँ पर एन है, यहाँ पर ओ है और यहाँ पर क्या है, पी है। कुछ इस प्रकार से है। हमको सीपी का लंबाई चाहिए। देखिए हम अगर जमीन पर मौजूद हैं तो भाई बीसी का तो लंबाई नाप सकते हैं, सिंपल सी फंडा है, नाप लेंगे आराम से। AB का भी लंबाई नाप सकते हैं, AC के भी लंबाई नाप सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोस्तों यहां पर देखने की बात है, पहला कंडीशन में क्या है, ठीक है, सबसे पहले हम लोग चलते हैं, सबसे पहली बार हम लोग चलते हैं त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज OPC में। यहां पर आप देख सकते हैं कि ABC यानी कि ये बड़ा वाला त्रिभुज और ये छोटा त्रिभुज दोनों क्या है, समरूप है, यानी कि कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि ट्रायंगल ABC समरूप है। देखिए समरूप का साइन है, ठीक है, ये ट्रायंगल OPC के बराबर है। देखिए ये सब अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है, जो मैं आपको अंत में जो जनरल तरीका बताऊंगा उसको याद कर लीजिएगा, हालांकि ये सब भी आपको समझने चाहिए, ठीक है। अब यहां पर ABC और ये वाला ट्रायंगल समरूप कैसे हो गया, देखिए हम यहां पर इसको बाहर करते हैं। जैसे ट्रायंगल ABC का बात हो रहा है, मतलब कि कुछ ये वाला ट्रायंगल है, यहाँ पर A है, यहाँ पर B है, यहाँ पर C है। ओके, फिर यहाँ इसका बात हो रहा है, मतलब ये थोड़ा सा छोटा है, ठीक है, और कुछ इस तरह से है, यहाँ पर O है, यहाँ पर P है और यहाँ पर C है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि अगर ये समकोण त्रिभुज है, यहाँ पर 90 डिग्री एंगल और यहाँ पर भी 90 डिग्री के एंगल बनेगा, ये सिंपल सी फंडा है, ठीक है। फिर दोस्तों ये वाला जो हम काल्पनिक लाइन देख रहे हैं एकदम ये सीधे में है, ठीक है, ये वाला जो लाइन है इसके पैरेलल में है। अब जब दोनों लाइन पैरेलल में है तो ये वाला एक प्रतिच्छेदक रेखा के रूप में कार्य करेगी, ठीक है। तो वैसे कंडीशन में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी बराबर हो जाएंगे, मतलब कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी बराबर हो जाएंगे। जब दो एंगल दो त्रिभुज में बराबर हो तो फिर तीसरा एंगल भी क्या होता है, अपने आप बराबर हो जाता है। तो जब सभी संगत एंगल दोनों त्रिभुज के अगर बराबर हो जाएं तो फिर हम लोग मान लेते हैं कि भाई ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। समरूप कहने का मतलब दिखने में एकदम एक जैसा है, दिखने में एक जैसा है, केवल ये बड़ा है और वो छोटा है, बस यही बात है, ठीक है। चलिए तो ये दोनों समरूप हैं। ये चीज जो है समरूपता और सर्वांग समता के ऊपर वीडियो बनाने लगेंगे तो फिर उसी में 3-4 घंटा चला जाएगा, लेकिन फिर भी खत्म नहीं होगा, लेकिन आपको मोटा मोटी समझ लेना है। जब दोस्तों दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो वहां पर एक कंसेप्ट निकल करके आता है, एक वहां पर एक इक्वेशन निकल करके आता है, और वो इक्वेशन ये कहता है कि यदि दो त्रिभुज समरूप हो तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात बराबर हो जाता है उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर, ठीक है। समझ में नहीं आया शायद, हम थोड़ा सा जो है सो सेंटेंस को इधर उधर कर दिए, लेकिन स्पष्ट हम आपको बोल दिए। क्या बोले पता है, जब दो त्रिभुज आपस में समरूप हो तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात बराबर हो जाता है उनके संगत भुजाओं के वर्ग के, ठीक है। अब उस चीज को यहां पर लिखेंगे, देखिए क्या लिखेंगे, यहां पर त्रिभुज ABC, तो एरिया ऑफ त्रिभुज ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ त्रिभुज OPC, यानी ABC का क्षेत्रफल डिवाइडेड बाय OPC का क्षेत्रफल। जब ये देखते हैं तो ये बराबर हो जाता है इनके संगत भुजाओं। तो यहां पर त्रिभुज ABC में यहां पर ये BC, त्रिभुज ABC में ये वाला BC और OPC त्रिभुज में ये PC, ये संगत भुजाएं हैं, तो इनका जो अनुपात है वो वर्ग के बराबर हो जाता है। मतलब बड़ा वाला त्रिभुज डिवाइडेड बाय छोटा वाला त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो बराबर हो जाएगा बड़ा वाला त्रिभुज का जो भुजा है एक, ठीक है, और छोटा वाला त्रिभुज का जो भुजा है एक, जो संगत भुजा है, संगत भुजा मतलब जो कोरस्पेंडिंग साइड्स हैं, ठीक है, तो उसके वर्ग के बराबर हो जाता है। ये कंडीशन है। अब इसी कंडीशन के आधार पर सारा मामला का उजागर हो जाएगा। वो कैसे, यहां पर देखने का प्रयास कीजिए।
त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल तो आपको पता है। मान लीजिए कि त्रिभुज एबीसी का जो क्षेत्रफल है वो 3 है। क्या है? 3 है। और 3 में पहला हिस्सेदार को मिलेगा 1, दूसरा हिस्सेदार को मिलेगा 1, तीसरा हिस्सेदार को भी मिलेगा 1, 1 1 करके तीनों को मिलेगा। इस तरह से भी आप कर सकते हैं, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, एकदम आसान है, समझ जाएंगे, वैसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या फिर सबको 1/3 1/3 करके हिस्सा मिलेगा। तो यहां पर दोस्तों त्रिभुज एबीसी, अब त्रिभुज एबीसी कितना है? वो पूरा एकदम 3 है। और ओपीसी यानी ओपीसी, ये जो यहां पर जितना भी क्षेत्र आ रहा है भाई, एक हिस्सेदार के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं, तो एक हिस्सेदार को जितना भी हिस्सा है, मतलब अगर 3 एकड़ है तो 3 एकड़ का 1 ही एकड़ मिलेगा उसको, या 3 डिसमिल है तो 1 ही डिसमिल मिलेगा, यानी 3 का 1वां हिस्सा। तो ओपीसी का एरिया हम यहां पर मान लेते हैं 1, ठीक है, मतलब अनुपात है, कुल मिलाकर के अनुपात के रूप में ले रहे हैं, एग्जैक्ट हमको लेने की जरूरत नहीं है। हम यहां पर चाहेंगे तो इस तरह से ले सकते हैं, जैसे त्रिभुज एबीसी, जैसे कि यहां पर था कितना, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 42 डिसमिल था, डिवाइडेड बाय ये वाला क्षेत्रफल कितना आना चाहिए? 14 डिसमिल। तो 14 कम 14, 14 तो 42, तो भी 3/1 ही आएगा, ठीक है। तो डायरेक्टली आप अनुपात दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ 3 डिवाइडेड बाय 1 हो गया, यानी त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज ओपीसी का क्षेत्रफल बराबर में हो जाएगा BC/PC। तो यहाँ BC, ये BC कितना है? BC यहाँ पर कितना है आपको पता है? एकदम पता है भाई, जितना होगा लंबाई वो माप लेंगे, वो जमीन पर देखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर BC को जो है उसी तरह छोड़ दीजिए, और डिवाइडेड बाय क्या चीज है? PC है, ये है PC, तो इसको भी छोड़ दीजिए, और ये स्क्वायर, ठीक है। अभी इसको कुछ नहीं छेड़छाड़ करना है। अब दोस्तों यहाँ पर जब इधर स्क्वायर है तो बराबर के इधर लाएंगे तो रूट में आ जाएगा, सिंपल सी फंडा है। तो यहाँ हो जाएगा √3 डिवाइडेड बाय √1, यानी दोनों के ऊपर चढ़ेगा, हालांकि √1 का वैल्यू 1 ही होगा, सिंपल सी फंडा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर BC डिवाइडेड बाय PC बचेगा, सिंपल सी फंडा है, क्योंकि स्क्वायर को इधर ले आए तो रूट में आ गया। क्लियर? चलिए, हमको चाहिए दोस्तों ये PC का लंबाई, किसका चाहिए? PC का लंबाई चाहिए, ठीक है। तो ये PC आ जाएगा इधर, PC बराबर में हो जाएगा, ये तो कहानी इसको खत्म कर दीजिए, ठीक है, इसको हटा सकते हैं, √1 का वैल्यू 1, अब √3 को डिवाइड 1 से कीजिएगा तो √3 ही आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, और ये √3 को इधर ले आइए तो यहाँ पर हो जाएगा 1 कुल मिला करके 1 हो जाएगा √3, और इंटू में क्या चीज हो जाएगा? BC हो जाएगा। नहीं समझ में आया? अरे भाई, इस PC को हम इधर ले आए हैं, ठीक है, और इस √3 को जब इधर ले आए तो डिवाइड में हो गया, तो 1/√3 इंटू में BC आया, ठीक है। तो ये PC का लंबाई, अब PC का लंबाई हमको इस फॉर्म में मिल गया। क्लियर? तो इसको भी आप जनरल फार्मूला मान सकते हैं, या फिर हम यहाँ पर दशमलव में इस चीज को लिख देते हैं। अगर 1/√3 हो, जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे, यानी कि 1 डिवाइडेड बाय √3 है, √3 का वैल्यू निकालेंगे 1.73 समथिंग आता है कुछ करके, ठीक है। और जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा, ये 0.5773 इतना आता है, 5773 दशमलव में 5773, और इंटू में क्या चीज हो जाएगा? BC हो जाएगा, BC हो जाएगा, ठीक है। ये वाला ये किसके बराबर है? PC का लंबाई आपको इस फार्मूला से मिलेगा। तो चलिए यहां पर हम लिख देते हैं उस चीज को। अगर आपको PC का लंबाई चाहिए, अगर आपको PC का लंबाई चाहिए तो ये बराबर हो जाएगा 0.5773 इंटू में ये वाला BC। और दोस्तों इसी तरह से हमको चाहिए NP का लंबाई, या फिर PN जो भी बोलिए। चलिए यहाँ पर NP, अब NP का कैसे निकलेगा? अब NP का भी वो यही तरीका एकदम अपनाएंगे, एकदम सेम टू सेम यही प्रोसेस से चलेंगे। और उसमें क्या होगा, त्रिभुज ABC हम माने थे तो वो तो रहेगा ही रहेगा, और फिर हम लोग मानेंगे MNC, ये वाला त्रिभुज लेंगे, ठीक है। तो यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस मिलेगा। चूंकि हमको यहां से यहां पता है, और यहां से यहां अगर हमको पता हो जाएगा तो घटा देंगे तो ये वाला हमको मिल जाएगा। शायद आपको समझ में ना आया हो। चलिए इसको मिटाते हैं और फिर से यही प्रक्रिया हम लोग फॉलो करते हैं। ओके, देखिए यहाँ पर क्या होगा, सब नहीं मिटाते हैं ताकि इसी में जो है हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। ओके, चिंता आपको नहीं करना है। ये ऐसे हो गया, इस तरह से। ओके दोस्तों, यहां पर त्रिभुज ABC रहेगा, और फिर त्रिभुज हम MNC का बात करेंगे, MNC का, ठीक है, ये वाला त्रिभुज का। तो ये दोनों त्रिभुज भी समरूप ही होंगे, क्योंकि ये भी बड़ा वाला भी बन रहा है राइट एंगल, वो भी राइट एंगल, ठीक है।
चलिए तो यहाँ हो जाएगा त्रिभुज MNC, ये कॉन्ग्रुएंट है। जब कॉन्ग्रुएंट है तो दोनों का एरिया का जो अनुपात होगा MNC उनकी संगत भुजाओं, तो यहाँ पर ये वाला हो जाएगा BC और ये डिवाइडेड बाय हो जाएगा कहाँ गया, हाँ ये वाला, ये त्रिभुज का बात हो रहा है MNC का, तो N से लेकर के C यानी कि NC के वर्ग के बराबर होता है। और ये सभी भुजाओं में होता है, ठीक है। संगत भुजा यही वाला ले रहे हैं क्योंकि हमको यही वाला डिस्टेंस इधर चाहिए। वो ये वाला जो है इसका जो लंबाई है यानी कि BA डिवाइडेड बाय NM उसका स्क्वायर के भी बराबर हो सकता है, लेकिन हम चूंकि हमको इधर चाहिए कि भाई कितना चौड़ा चौड़ा सभी हिस्सेदार को होगा तो हम इधर नीचे वाला ले रहे हैं, ठीक है। बाकी बात और भी बराबर में हम ये सब लिख सकते हैं, ओके। चलिए खैर, अब दोस्तों हमको यहाँ पर क्या करना है, त्रिभुज ABC मतलब कि यहाँ पर 3 और यहाँ MNC ये पूरी त्रिभुज का बात हो रहा है। तो ये वाला 1 और ये वाला 1 यानी कि 2 कुल मिला करके, ठीक है, दोनों ही इसमें शामिल हो जा रहे हैं। बराबर में हो जाएगा BC डिवाइडेड बाय हो जाएगा NC, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। जब दोस्तों यहाँ पर ये BC डिवाइडेड बाय NC होगा, ठीक है, या फिर चलिए इधर हम रूट ले आते हैं तो इधर रूट हो जाएगा √3/2 इज इक्वल टू क्या चीज़ हो जाएगा इधर BC डिवाइडेड बाय NC। हमको चाहिए यहाँ पर NC का लंबाई, अगर NC का पता होगा तो उसमें से हम PC को घटा देंगे तो ये वाला NP मिल जाएगा हमको, ओके। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, NC को इधर लाएंगे तो NC बराबर में हो जाएगा, इधर डिवाइड में आ जाएगा 1 बटा क्या हो जाएगा रूट अंडर में हो जाएगा 3 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 1.5 होगा, यानी 1 बाय हो जाएगा रूट अंडर 1.5 इंटू में क्या चीज हो जाएगा BC हो जाएगा। अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे दोस्तों तो NC का जो वैल्यू है वो लगभग आएगा ये आएगा 0.2392 के आसपास, ठीक है, इंटू में BC। अच्छा ये वाला तो हो गया, लास्ट वाला ये हो गया, ठीक है, लास्ट वाला ये NP हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जितना भी आएगा, हमको लास्ट वाला याद था, यहाँ पर जितना भी आएगा और इंटू में BC करके जितना भी आएगा, जो भी वैल्यू यहाँ पर आएगा तो वो वाला जो वैल्यू है वो यहाँ पर क्या बताएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस। और आपको चाहिए यहाँ NP का डिस्टेंस चाहिए, किसका, NP का। तो NP का डिस्टेंस अगर निकालना हो तो यहाँ जो NC का जो डिस्टेंस जो भी हमको यहाँ पर निकलेगा, क्या निकलेगा, NC का डिस्टेंस जो भी निकलेगा उसमें से हम PC का डिस्टेंस क्या करेंगे, घटा देंगे। और जब NC में से यहाँ पर जो भी NC का आया रहेगा और उसमें से PC को घटाएंगे तो ये आता है 0.2392, ओके। और इंटू में BC तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर NP का मान क्या हो जाएगा 0.2392 और इंटू में BC तो रहेगा ही रहेगा। तो दोस्तों जब भी आपको अगर ट्रायंगल को 3 बराबर भागों में बांटना है, ठीक है, और इधर से आपको पहली बात चलना है, ठीक है, इधर से एक हिस्सेदार को देना है, फिर दूसरा तीसरा, इधर से नहीं, इधर से ही हमें से चलना है। तो अगर पहला हिस्सेदार को देना हो, मतलब जिधर भी फेसिंग रहे उसका पहले आपको लंबाई पता होना चाहिए। तो इधर फेसिंग है मेरा BC, तो BC का लंबाई तो भाई ज्ञात हो ही जाएगा जहां भी हम जमीन नापने के लिए जाएंगे, बंटवारा करने के लिए जाएंगे। तो क्या करेंगे, यहां से लेकर के यहां तक का लंबाई ज्ञात करने के लिए, ताकि ये क्षेत्रफल जो है 14 डिसमिल हो जाए, तो क्या करेंगे 0.5773 से गुना कर देंगे, ठीक है, जितना भी डिस्टेंस रहेगा। जैसे कि मान के चलिए कि यहां पर जो है BC का लंबाई, ये जो BC का लंबाई है ना वो 120 फीट है, हम मान लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो PC है या फिर CP, जो बोलिए बात बराबर है, तो यहाँ C से लेकर के P ये बराबर हो जाएगा क्या चाहिए 0.5773 इंटू BC का लंबाई जो कुछ भी होगा वही लिखना है। यहाँ 120 फीट है तो 120 लिख देंगे, 120 मीटर रहेगा तो 120 मीटर, 125 कड़ी रहेगा तो 125 कड़ी लिखेंगे, जो भी रहेगा वो लिख देना है, ठीक है। अब यहाँ पर गुना करते हैं तो 12 हो जाएगा 36, हाथ में बचेगा 3, बर सते 84 और 3 87 के 7, हाथ में बचेगा 8, फिर हो जाएगा बर सते 84 और 8 हो जाएगा 92 के 2, हाथ में बच गया 9, 12 25 60 और 9 69, ठीक है। मतलब यहाँ पर देखिए एक 0 बैठा देंगे तो 4 अंक के बाद दशमलव बैठाना पड़ेगा, 1 2 3 4, जो कि हम यहाँ पर बैठा दिए। यहाँ कुल मिलाकर के इतना आया 69.276 फीट, क्लियर। मतलब यहाँ जो CP का लंबाई है वो कितना आएगा पता है, ये आएगा 69.276 फीट, या 27 केवल लिख दीजिए या फिर 28 लिख दीजिए, क्योंकि यहाँ पर 6 है, राउंड अप कीजिएगा तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, इतना फीट कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। मतलब कि
मतलब कि 69 फीट यहां से लेकर के यहां तक आपको आना है। अब यहां पर हमको चाहिए पीएन का लंबाई, पीएन का, तो यहां पीएन बोलिए फिर एनपी, बात बराबर है। तो यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, एनपी बराबर में हो जाएगा, ये तो भाई 0.2392 गुना में बीसी का लंबाई 120 है तो 120 से गुना करेंगे, 12 दूनी हो जाएगा 24 के 4 हाथ बच गया 2, 12 नाम 108 और 2 हो जाएगा यहाँ पर 10, 110 हो गया, फिर यहाँ पे बचे 11, 12 तिया 36, 36 और 11 हो जाएगा 47 के 7 हाथ में बच गया 4, 12 दूनी 24 और 4 28, ठीक है। फिर यहाँ पर एक 0, फिर यहाँ देखिए 1 2 3 4, 4 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 28.704 फीट। क्लियर। आप इसको चाहेंगे तो डायरेक्टली जो है यहाँ पर लिख सकते हैं कितना, यहाँ पीएन का जो लंबाई, क्या कर रही, गड़बड़ा दी लगता है तुमने, वीडियो में फिर दिखा देंगे। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एक बच्ची आई थी, ठीक है, तो सोचे कि कैमरा इधर उधर हो गया क्या, चलिए खैर। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या लिख रहे थे, पीएन का लंबाई या फिर एनपी का लंबाई कितना आया है 28.70, ठीक है, इतना फीट मान लीजिए। ओके, जब ये दोनों डिस्टेंस पता हो जाए तो क्या ये डिस्टेंस आप पता नहीं कर सकते, बिल्कुल पता कर सकते हैं भाई। यहां से यहां नापें तो यहां आपको नाप करके देना पड़ा 69.28 फीट, यहां से लेकर के इतना फीट देना पड़ा, ठीक है। तो यहां से लेकर के यहां तक कितना देना पड़ेगा, ये दोनों को जोड़ देंगे और 120 में से घटा देंगे, सिंपल सी फंडा है। क्या करेंगे, अगर आपको एनबी का लंबाई चाहिए तो सिंपल सा आप यहां पर ध्यान दीजिए, एनबी का अगर आपको लंबाई चाहिए तो यहां पर इसको जोड़ना पड़ेगा 69। सबसे पहली बात तो ये है, यहां पर लिखिए 120 और 120 में से घटा देना पड़ेगा ये दोनों के योग को, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 69.28, ठीक है, और यहाँ प्लस में हो जाएगा 28.7, मतलब यहाँ 2 आता, ठीक है, जैसे भी आवे, लेकिन चलिए छोड़िए हटाइए, यहाँ पर 0 ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ जोड़ करके जो है कितना आ जाएगा 98 आ जाएगा ना, लगभग 98 के आसपास आएगा। तो 120 में से आप 98 घटाइएगा, 120 में से अगर आप 98 घटाएंगे जोड़ के आप देख सकते हैं वही के आसपास ये आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, यहाँ पर 7028 कहाँ गया, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब 98 मान लीजिए, 120 में से 98 जाएगा तो कितना बचेगा, मतलब 120 में से 98 घटाएंगे तो 22 फीट बचेगा। मतलब कि यहाँ पर बीएन का जो लंबाई है वो ऑलमोस्ट 22 फीट के आसपास रहेगा। कितना फीट, 22 फीट। तो ये हो गया एकदम एक्यूरेट बंटवारा, ठीक है, एकदम छू मंतर जैसा, क्योंकि आपको ये कंसेप्ट पता था और इस कंसेप्ट के आधार पर आपने यहां से सी से लेकर के पी तक का लंबाई, पी से लेकर के एन तक का लंबाई प्राप्त कर लिया। तो इसी तरह से आपको करना है। अगर त्रिभुज हो कोई भी, ठीक है, मान के चलिए कि आपको इस तरह का त्रिभुज मिल जाते हैं, ठीक है, मान के चलिए कि आपको जो है इस तरह का त्रिभुज मिल जाता है, जैसे देखिए ये वाला त्रिभुज है। अब इस त्रिभुज का आपको बंटवारा करना है तो फिर कैसे होगा, अगर इसको 3 भागों में बांटना है तो पहली बात तो ये है दोस्तों, आप ऐसे बांट करके गलती मत कीजिएगा लंबवत, ठीक है। जैसे ये वाला आधार मान लिए, यहाँ पर देखिए ए है, ये वाला बी है और ये वाला सी है, इसको आधार मान करके लंबवत करके ऐसे बंटवारा कर रहे हैं, गलत हो जाएगा। और ये मेथड को अपनाइएगा तब बंटवारा कर सकते हैं, सबको बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसके लिए दूसरा मेथड का यूज होगा, इस मेथड का नहीं। इसके लिए क्या है, समरूपता को ध्यान में रख करके चलना है। अब समरूपता यहाँ पर कैसे आएगा, देखिए, अगर ये वाला चीज जो है अगर इस तरह से रहे, ये इस तरह से रहे तो शायद त्रिभुज जो है समरूप हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम नामकरण भी कर देते हैं, ए बी सी, यहाँ पर इसको मान लेते हैं पी, इसको मान लेते हैं क्यू, और यहाँ पर आर है और ये वाला एस है। तो यहाँ पर देख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी जो है वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज आर एस सी के, त्रिभुज आर एस सी के। जब दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे तो आपको पता है कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ त्रिभुज आर एस सी, और इनके जो संगत भुजाएं हैं, जैसे कि मान के चलिए हमको फेसिंग इधर सबको चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर क्या चीज हो जाएगा, ए बी सी के लिए हो जाएगा बी सी और आर एस सी के लिए हो जाएगा सी एस, ठीक है। तो यहाँ सी एस के क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे और इसका यहाँ पर स्क्वायर करना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि आपको पता है कि जब 2 ट्रायंगल समरूप हो यानी कॉन्ग्रुएंट हो तो फिर उनके क्षेत्रफल का जो अनुपात है उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो ये चीज है, सुनने में आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा लेकिन यहाँ से स्पष्ट हो गया होगा, मुझे उम्मीद है, ठीक है। और रह गई बात, अब यहाँ पर जो है त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल आपको पता है,
साथ में त्रिभुज आर एस सी का क्षेत्रफल पता है। ये कैसे पता है? क्योंकि यहाँ पर 3 लोगों के बीच बंटवारा हो रहा है, वो भी बराबर रूप से। तो मान के चलिए कि 3 भाग हम यहाँ बांट देते हैं, या फिर मान के चलिए कि जमीन यहाँ पर 3 एकड़ है, ठीक है, तो उसमें से 1 एकड़ इसको मिलेगा, 1 एकड़ इसको मिलेगा, 1 एकड़ इसको मिलेगा। हालांकि यहाँ पर जो हम एग्जाम्पल लिए हैं वो यहाँ पर कितना है, जमीन टोटल 42 डिसमिल है। तो 42 डिसमिल को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे 14 डिसमिल आएगा, नहीं 14 करके हिस्सा होगा। तो उस कंडीशन के आधार पर भी यहाँ पर चल सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शॉर्टकट मेथड के माध्यम से हम आपको पहले समझाएं, तो उसी तरीके से यहाँ पर समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसको 1 भाग मिलेगा, कितना भाग में? 3 भाग में। 3 भाग में इसको 1 भाग मिलेगा। तो त्रिभुज एबीसी के जगह पर हमको 3 लिखना है और यहाँ आर एस सी के जगह पर 1 लिखना है। त्रिभुज एबीसी, ये पूरा क्षेत्रफल का बात हो रहा है, मतलब कि यहाँ पर 1 2 3, यानी इसीलिए ऊपर में 3 लिखे, और यहाँ आर एस सी इसी त्रिभुज का बात हो रहा है, इसीलिए नीचे 1 लिखे। इज इक्वल टू क्या चीज हो जाएगा? बीसी बटा एस सी, बीसी बटा में एस सी, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। आपको पता है कि हमको बीसी का वैल्यू जो है आसानी से मिल सकता है। जब बीसी का वैल्यू आसानी से मिल सकता है, चूंकि ये सरजमीन पर मौजूद है, ठीक है, हमको चाहिए एससी का वैल्यू या फिर सीएस का वैल्यू, मतलब यहां से लेकर के यहां तक का वैल्यू चाहिए। तो जब हमें 3 वेरिएबल का अगर वैल्यू पता हो तो फिर चौथा वेरिएबल का वैल्यू निकालना आम बात है कि नहीं? कैलकुलेशन के माध्यम से निकाल लेंगे, जो मैंने आपको पहले बताया है, ठीक है। तो इस तरह से अगर इस प्रकार के त्रिभुज आपको मिलते हैं तो समरूपता को ध्यान में रखते हुए इस प्रक्रिया के तहत आपको आगे जाना है और यहां से लेकर के यहां तक का लंबाई पता करना है। और मान के चलिए कि यहां से लेकर के यहां तक आपको लंबाई चाहिए, तो वैसे कंडीशन में क्या करना पड़ता? यहां पर जो त्रिभुज एबीसी है वहां तो 3 रहता ही रहता, लेकिन जब यहां से लेकर के यहां तक की बात करेंगे तो फिर अनुपात के द्वारा जो है यहां पर 1 पोर्शन हुआ और 1 पोर्शन यहां पर, तो 2, यानी कि डिवाइड में यहां पर 2 लिखना होता, तब जाकर के यहां से लेकर के यहां तक का लंबाई मिलता। और जब यहां से यहां तक का लंबाई मिला, यानी कि सी क्यू का लंबाई आपको पता चल गया, साथ में जो है सी एस का लंबाई पता चल गया है, ये दोनों पता चल गया। तो यहाँ पर एस क्यू का अगर आपको लंबाई निकालना हो तो क्या करेंगे, यहाँ पर सी क्यू में से जो भी सी क्यू का लंबाई आएगा उसमें से हम क्या करेंगे, सी एस को घटा देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमको यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस पता चल जाएगा। तो ये तरीका हुआ, हम बता चुके हैं, अब बार बार बताएंगे नहीं, ठीक है। चलिए, तो कोई भी त्रिभुज रहे, समरूपता को ध्यान में रखते हुए जो है आप इस प्रकार से बंटवारा कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अब मान के चलिए आपके मन में ये भी सवाल उठ सकता है कि मान के चलिए कि यहाँ पर 3 लोगों का एग्जाम्पल आप लिए हैं, 4 लोगों का लेकर के दिखाइए, कोई दिक्कत नहीं भाई, 4 रहे, 5 रहे, 10 रहे, 15 रहे, सब जगह एक ही कंसेप्ट का यूज होगा। जैसे कि मान के चलिए कि यहाँ पर ये वाला ट्राइंगल अगर रहे, ठीक है, यही वाला हम लेते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, यहाँ पर क्या है, ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी है। अब इसको हमें 4 बराबर भागों में बांटना है, तो कुछ इस प्रकार से आपको मिलेगा, काल्पनिक रेखाएं, ये 2 और ये 3 4 इस तरह से मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो है आप नामकरण कर देंगे सबका, जैसे कि मान के चलिए यहाँ पर पी यू है, ये क्यू है, ये आर एस टी यू। तो यहाँ से यहाँ तक का आपको डिस्टेंस चाहिए, ठीक है, सी से लेकर के यू तक का, वो कैसे निकलेगा? आपको पता है कि अगर यहाँ पर 4 हिस्सेदार है तो चारों को बराबर रूप से ऐसा मिलेगा, इसको भी 1, इसको भी 1, इसको भी 1, इसको भी 1, यानी कि 4 में 1 इसको मिलेगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर के जब यहाँ त्रिभुज ए बी सी डिवाइडेड बाय और इसका एरिया, ठीक है, और एरिया निकालेंगे त्रिभुज सी टी यू का, त्रिभुज सी टी यू का, तो यहाँ पर इनके जो संगत भुजाएं हैं, यानी कि बी सी डिवाइडेड बाय इस त्रिभुज का संगत भुजा जो यहाँ पर यूसी आप देख रहे हैं, क्या चीज, यूसी, इनके वर्ग के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर त्रिभुज एबीसी, इसके जगह पर क्या रखेंगे, 4 रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर 4 बराबर भागों की बात की जा रही है। और यहाँ पर सी टी यू, यानी कि यहाँ पर 1 भाग का बात किया जा रहा है, तो यहाँ पर ऊपर में 4 होगा और डिवाइड में क्या होगा, 1 होगा। बाकी बात यहाँ पर बीसी का तो मान आपको पता ही है, तो इस तरह से यूसी का वैल्यू निकल जाएगा। फिर वही प्रक्रिया आपको आगे जाना है, ठीक है, करना है, फिर इसी तरह से आगे जाना है तो हो जाएगा। अब यही प्रक्रिया को आप 5 बराबर भागों में बांटने के लिए भी अपना सकते हैं, 6 बराबर भागों में बांटने के लिए भी अपना सकते हैं, बाकी बात और भी क्लियर। चलिए, तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको समझ में आ गया होगा, कोई बड़ी बात यहाँ पर नहीं है, और जो मैंने आपको यहाँ पर एग्जाम्पल लेकर के समझाने का प्रयास किया समझ में आ गया होगा। अगर किसी तरह का कन्फ्यूजन आपके माइंड में रहता है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, और भी ब्रीफ में जाकर के इसको समझाने का हम प्रयास करेंगे। हालांकि आपके मन में यह भी सवाल उठ सकता है कि अगर मान के चलिए सर यहाँ पर त्रिभुजाकार प्लॉट है, वो तो ठीक है, आप यहाँ पर समरूपता के आधार पर बांटने की जो बात कर रहे हैं, अगर वो वहाँ पर वैल्यूएबल ना हो तो फिर क्या करेंगे, ठीक है। हमको अगर ऐसे ही बांटना हो तो फिर क्या करेंगे,
ठीक है, मतलब यहाँ पर जो है ये आधार जो है उसमें लंबवत ये रेखा होना चाहिए, ये जो आप रेखा देख रहे हैं एकदम लंबवत होना चाहिए, ठीक है, परपेंडिकुलरली होना चाहिए। तो फिर क्या करेंगे, तो इसके लिए एकदम अलग मेथड है, ठीक है। अगर बोलेंगे तो इस पर भी वीडियो हम बना देंगे, इसको समझाने में कम से कम आधा घंटा के आसपास लगेगा। क्लियर। बाकी बात जो मैंने यहाँ पर जनरल कंसेप्ट बताया, उस कंसेप्ट के माध्यम से आप त्रिभुजाकार प्लॉट का आसानी से डिवीजन कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर कन्फ्यूजन है जरा सा भी तो इस वीडियो को आप फिर से देखिए, शायद दूर हो जाए, ठीक है। और अगर किसी तरह का मन में सवाल उठता है तो फिर कमेंट कर लीजिएगा। ओके, चलिए, मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।